हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल ट्यूशन रेडी पर स्वागत है। हम लोग अपने यूपी बोर्ड की साइंस की क्लास 8 की बुक को कंटिन्यू रखते हुए इकाई 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर में हम लोग निम्न चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है, डाल्टन की परमाणु सिद्धांत क्या है, परमाणु का संगठन या परमाणु मॉडल क्या होता है, परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इत्यादि चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। आयतन को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। जितनी भी जगह कोई भी पदार्थ लेता है उसी को हम आयतन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में जितना भी हवा उस कमरे में प्रेजेंट है उसी को हम उस कमरे का वॉल्यूम कहेंगे। और द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग मास कहते हैं। मास का मतलब ये है कि ये किसी के वज़न को बताता है। जैसे कि किसी चीज़ का वज़न 10 किलो है तो 10 किलो द्रव्यमान हो गया। तो इस प्रकार से पदार्थ की डेफिनेशन ये है कि पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार सूक्ष्म कणों की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। तो सूक्ष्म अविभाजित कणों को परमाणु या एटम का नाम दिया गया है। इस प्रकार पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तथा परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। यहाँ से हम लोगों को एटम के बारे में पता लगता है। सपोज करते हैं एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और इसको हमने कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया है और हम इसको तब तक तोड़ते हैं जब तक कि इसकी सबसे छोटी इकाई हमें नहीं मिल जाती है। तो इसी सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहते हैं एटम। तो एटम किसी भी पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसमें कि उसको अब विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये सबसे सूक्ष्म स्थिति है किसी भी पदार्थ की। एटम को हम लोग परमाणु भी कहते हैं। इस प्रकार से पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनता है और परमाणु पदार्थ का मूलभूत इकाई है। तो कई सारे इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि एटम क्या होता है? तो एटम किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म अविभाजित कण होता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? तो पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब भी सपोज करते हैं एक यहाँ पे एटम है, एक ये एटम है या परमाणु है, ये दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे, ये मॉलिक्यूल बना देंगे। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि मॉलिक्यूल या अणु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो जो पदार्थ बनता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक तत्व या एलिमेंट का अणु प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन का ये दूसरा परमाणु है और दोनों ने मिलके हाइड्रोजन अणु या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया है। हाइड्रोजन को हम लोग H2 से लिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर समान प्रकार के दो परमाणु आपस में मिल रहे हैं। इस प्रकार से हमें एक तत्व का अणु प्राप्त होता है।
तत्व या एलिमेंट का मतलब ही होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरा पदार्थ का मेल या मिश्रण नहीं हुआ हो। तो यहाँ हाइड्रोजन में हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है और कोई भी पदार्थ इसमें नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं तत्व का अणु। दूसरा केस है जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यौगिक का मतलब होता है मिला हुआ, और यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तथा क्लोरीन का एक परमाणु, यहाँ पे क्लोरीन का एक परमाणु है। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बन रहा है। यहाँ पे देखिए यौगिक का अणु क्यों है ये, क्योंकि अभी हम लोग ने बात की कि यौगिक का मतलब ही होता है मिला हुआ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोजन क्लोराइड का अणु बना है, इसीलिए हम इसे एक यौगिक का अणु कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अभी तक एटम के बारे में जो भी हमने विचार व्यक्त किए, जो भी चीज़ें जानी एटम के बारे में कि वो विभाजित नहीं हो सकता है, ये सब बातें अभी तक सिद्ध नहीं हुई थी। अभी तक सिर्फ ये बातें ही चल रही थी। लेकिन सबसे पहली बार डाल्टन ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया। सबसे पहले द्रव्य की संरचना की विधिवत अध्ययन करते हुए जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पना में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। सबसे पहले डाल्टन ने प्रमाण के सहित डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ निम्न बातें बताईं। पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना है जिसे परमाणु कहते हैं। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ है, ये एक पदार्थ है और ये कई सारे एटम या फिर परमाणु से मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य होता है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं और परमाणु सरल अनुपात में आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु का संगठन। इसका मतलब ये हुआ कि क्या इसकी कॉम्पोजिशन है, किन चीज़ों से ये परमाणु मिलके बना हुआ है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा समय के साथ गलत सिद्ध हुई। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि एटम को या परमाणु को हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये धारणा गलत सिद्ध हो चुकी है। एटम को या परमाणु को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में कार्य किया और प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसकी एक निश्चित संरचना होती है तथा उसमें कई प्रकार के मूल कण, फंडामेंटल पार्टिकल विद्यमान रहते हैं। मुख्य रूप से ये तीन मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने परमाणु के संगठन के बारे में जाना, मतलब किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कणों से मिलके बना होता है। ये मूल कण क्या है? ये मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम तीन चीज़ों से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम लोग एक एक करके ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने किया। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, वन नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिखते हैं, ई पे एक माइनस। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की। बाद में रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, एक ने खोज की और एक ने प्रोटॉन नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है। यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको दिखाया है P प्लस, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये जाना कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की और ये एक न्यूट्रल या विद्युत उदासीन मूल कण है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे हम लोग ने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, वहीं पे प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इस पे ना ही पॉजिटिव और ना नेगेटिव चार्ज होता है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या फिर विद्युत उदासीन मूल कण है। यहाँ से हमें ये पता लगा कि परमाणु या एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसका आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और इसका नाम प्रोटॉन रखा गया रदरफोर्ड के द्वारा। और इस पे एक प्लस चार्ज होता है, इसको हम लोग P प्लस से लिखते हैं। और वहीं पर न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की और ये विद्युत उदासीन मूल कण होता है। इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से तीन वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। पहला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल और तीसरा है नील्स बोर का मॉडल। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज पहले की गई और उसके बाद फिर न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की गई तो अब एटम में या परमाणु में इसको कहाँ पर रखा जाए, इसकी समस्या आ गई। इसी के कारण अब ये तीन मॉडल जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और नील बोर्स का मॉडल आया।
जिसके थ्रू अब हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर स्थित हैं एटम में, वो कहाँ पर अपनी जगह बना पाए हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। तो जे थॉमसन ने, यहाँ पे देखिए, ये जे थॉमसन का मॉडल है जिसमें कि ये दिखाया जा रहा है कि एटम एक 10⁻⁻10 डायमीटर का या व्यास का एक ठोस गोला है और प्रोटॉनों पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, मतलब ये न्यूट्रल हो जाते हैं। प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस और माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। इस तरीके से एक पदार्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरीके से एक एटम बनता है। तो जे थॉमसन के मॉडल में ये बताया गया कि एटम एक 10⁻⁻10 मीटर का एक ठोस गोला होता है और यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बराबर संख्या में होते हैं, और इस तरीके से परमाणु संतुलित रहता है क्योंकि प्रोटॉन जिस पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज है आपस में एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो +10 और -10 आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरीके से एटम न्यूट्रल रहता है। ये चीज़ हम लोगों को जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया, लेकिन इसकी क्योंकि पुष्टि नहीं की जा सकी, इस पे प्रयोग नहीं किए जा सके, इसलिए इसको समर्थन भी नहीं मिल पाया। दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इसमें क्या किया गया, तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग करा और अपना नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण का इस्तेमाल किया अपने नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों से बमबारी की। तो ये है एक सोने की पतली सी पन्नी और इस पे अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्डमेंट या फिर अल्फा कण की बमबारी की गई। तो अब इससे हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, क्या देखा रदरफोर्ड ने। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जब अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा, पहला पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। ये देखिए यहाँ पे ये लोग सीधे चले गए और ये अप्रभावित रहे। दूसरा है कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा, ये देखिए इस जगह पे ये विचलित हो गए, अपने पथ पे जिस रास्ते पे जा रहे थे उधर से मुड़ गए। तीसरा पॉइंट है बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ गए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ से चले और ये वापस आ गए। तो रदरफोर्ड ने इससे क्या कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष निकाला, तो रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए। क्या था, तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि परमाणु का संपूर्ण घन आवेश या प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। तो पहली चीज़ हमें पता लगी कि किसी एटम में, ये अगर एक एटम है और या फिर ये एक परमाणु है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स होंगे। यही चीज़ रदरफोर्ड ने कही। नेक्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये जो न्यूक्लियस या नाभिक है ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, तो इस तरीके से ये घिरा रहेगा। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो जो भी पार्ट
खोखला रहेगा। अगर ये पार्ट खोखला है और यहाँ से हमने ये इस तरह से इस पे कोई रेस डाली या अल्फ़ा पार्टिकल डाला तो ये सीधे निकल जाएगा। यहाँ से भी यही चीज़ होगी। कुछ अल्फ़ा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए क्योंकि नाभिक और अल्फ़ा कण दोनों पर समान आवेश था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो कि अपने पथ से विचलित हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज है और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इस पे भी प्लस चार्ज है। तो प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो ये आपस में दूर भागेंगे। तो इसी कारण से ये अल्फ़ा पार्टिकल इस न्यूक्लियस से दूर हट जाता है। जो अल्फ़ा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। और यहाँ पे फिर आखिरी में ये कहा गया कि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल सीधे जाकर न्यूक्लियस से टकराए वो फिर से वापस मुड़ गए। वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे फिर से मुड़ गए। अपने इस अवलोकनों और निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नया नाभिकीय मॉडल दिया जो चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा था कि रदरफोर्ड ने एक एटम कहा और न्यूक्लियस ये है। न्यूक्लियस में उसने कहा कि प्रोटॉन होते हैं, मतलब प्लस चार्ज होता है, और इस प्लस चार्ज के आसपास नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के मॉडल की आलोचना की। इन लोगों ने दर्शाया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है क्योंकि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल की आलोचना हुई और आलोचना इस बात पे हुई क्योंकि कहा गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर न्यूक्लियस के घूम रहे हैं वो अपनी एनर्जी खोते रहेंगे, वो अपनी ऊर्जा खोते रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसी न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। अगर हम लोग सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी चीज़ अगर वो जैसे हम लोग अगर लगातार चलते रहें तो हमारी एनर्जी लॉस होती रहेगी, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। अगर वो लगातार न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होती रहेगी और इस तरीके से जब उसकी एनर्जी लॉस होगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये रदरफोर्ड के मॉडल की आलोचना थी जो कि कई सारे वैज्ञानिकों ने की। तो इस तरीके से हमने देखा कि रदरफोर्ड का मॉडल भी फेल हो गया। अब आता है नील बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील बोर द्वारा दूर किया गया। तो जो भी कमियां रदरफोर्ड के मॉडल में थीं उसको अब नील बोर का परमाणु मॉडल पूरा करेगा। क्या है आइए देखते हैं। बोर ने यह प्रस्तावित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा घन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित है। तो पहली बात नील बोर ने ये कहा कि अगर ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, तो जो भी प्लस चार्ज है, जो भी प्रोटॉन हैं वो इसी न्यूक्लियस में रहेंगे, मतलब कि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होगा तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर व अचर कक्षाओं में घूमते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि ये मान लीजिए एक कक्षा है और इसी कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता रहेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा, लेकिन इसी कक्षा में घूमेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कक्षा छोड़ दे या दूसरी जगह चला जाए, ये इसी कक्षा में घूमेगा। प्रत्येक कक्षा में किसी निश्चित संख्या तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अनेक वर्षों तक केवल 2 मूल कण
या दो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ज्ञात थे। लेकिन बाद में 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था, परंतु उस पर कोई आवेश नहीं था। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। नाभिक जिसमें परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों से बना होता है। तो नील बोर के मॉडल से हम लोगों को ये पता लगा कि एक एटम होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जिस पे प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं और बाद में जब 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नए कण की खोज की जिसे हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, उसको न्यूक्लियस में ही रखा गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन रहा। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, हम लोग ने पहले ही ये देख लिया है। इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे एक प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे प्लस चार्ज हो रहा है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस पे ओवरऑल प्लस चार्ज हो जाता है। जितना न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होते हैं। अगर यहाँ पे सपोज करते हैं 5 प्लस चार्ज है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब कि -5 चार्ज होगा। तो ये चार्ज और ये चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से एटम क्या होगा, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं या फिर इसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या क्या होती है, जितना भी प्रोटॉन होता है। तो अभी हमने देखा ये एक एटम है, यहाँ एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पे जितना प्रोटॉन होगा, अगर 10 प्रोटॉन हो गया तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्रोटॉन 20 हैं तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस तरीके से परमाणु संख्या या Z निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या प्रोटॉन की संख्या क्या है। क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितना, मान लीजिए यहाँ पे 5 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि ये परमाणु या एटम उदासीन होगा तो इस कारण से जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सपोज करते हैं अगर यहाँ पे 5 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर न्यूक्लियस में या फिर नाभिक में 10 प्रोटॉन हैं तो उसके चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरीके से परमाणु उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान संख्या क्या है। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग इंग्लिश में मास नंबर कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से। उसमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो द्रव्यमान की संख्या बता देता है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि सपोज करते हैं ये एक एटम है, इसमें ये है न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए 5 है और न्यूट्रॉन इसमें 10 है। तो
तो इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 5 और 10 को जोड़ देते हैं और 15 हो जाएगी इसकी द्रव्यमान की संख्या। अगर सपोज करते हैं प्रोटॉन की संख्या मान लेते हैं 10 है और न्यूट्रॉन की संख्या 15 है, तो द्रव्यमान की संख्या क्या हो जाएगी, 15 + 10 25 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक। किसी तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो आइए इस डेफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। प्रोटियम को हम लोग H11 से लिखते हैं, ड्यूटीरियम को हम लोग H21 से लिखते हैं और ट्राइटियम को हम लोग H31 से लिखते हैं। यहाँ पर H के सर पर जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं और वहीं पर जो H के पैरों पर उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परमाणु संख्या है वो सभी में समान है जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन वहीं पर जो द्रव्यमान संख्या है वो प्रोटियम में 1 है, ड्यूटीरियम में 2 है और ट्राइटियम में 3 है। इस कारण से प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप या समस्थानिक हुए, क्योंकि इसमें परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। नेक्स्ट टॉपिक है आयनों का बनना। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। यदि इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इस कारण ऋणावेश की अधिकता होने के कारण परमाणु ऋण आवेशित हो जाएगा। इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी। परमाणु में प्रोटॉन या धनावेश की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज़्यादा होगी, अर्थात परमाणु धन आवेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होता है, उसे हम आयन कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आयन क्या होता है। तो सपोज करते हैं ये एक परमाणु है और ये इसका एक नाभिक है या न्यूक्लियस है। सपोज करते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि ये परमाणु विद्युत उदासीन है। हम जानते हैं कि विद्युत उदासीन परमाणु में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर इस विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इस पे प्लस चार्ज आ जाता है, तो इस पे प्लस चार्ज आता है। और इस प्रकार से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हमें धनावेशित कण प्राप्त होता है। उस कण को हम लोग आयन कहते हैं। वहीं पर अगर हम इस विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो हमें जो कण प्राप्त होता है वो ऋणावेशित कण प्राप्त होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस प्रकार से जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या फिर किसी परमाणु में जोड़ते हैं तो उस पर धनावेशित या ऋणावेशित
कण प्राप्त होता है और इसी कण को हम लोग आयन कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक सोडियम का परमाणु है, इसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन हैं, तो हमने देखा यहाँ पे 11 प्रोटॉन हैं, मतलब कि कुल मिला के इसके चारों ओर 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर सोडियम के परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो ये सोडियम का आयन बन जाता है और इसको हम लोग Na+ से रिप्रेजेंट करते हैं। Na+ या सोडियम के आयन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर 11 प्रोटॉन तो हैं, लेकिन इसके चारों ओर अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी कारण से ये Na+ बन जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हमें धनावेशित कण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जब हमने यहाँ पे Na में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो हमें एक धनावेशित कण प्राप्त हुआ जो कि है Na+। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन का, तो क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु दिया हुआ है, इसको हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 17 प्रोटॉन हैं और इस प्रकार से क्योंकि ये विद्युत उदासीन परमाणु है, जिस कारण से इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस Cl में, इस क्लोरीन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को और जोड़ दिया जाता है, तो हम लोग ने देखा था जब भी हम किसी विद्युत उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं तो हमें ऋणावेशित कण प्राप्त होता है। तो क्योंकि हमने क्लोरीन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया है तो इस कारण से हमें एक ऋणावेशित कण Cl- प्राप्त हुआ। इसी Cl- को हम लोग क्लोरीन का आयन कहेंगे और ऊपर के केस में हम लोग Na+ को सोडियम का आयन कहेंगे। इस प्रकार से जब भी हम कभी विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ते या फिर घटाते हैं तो हमें एक धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होता है, जिसे हम आयन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संयोजकता। इसको हम लोग इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो ये दिखाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग या फिर जुड़ाव हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं HCl में अगर हमें Cl की संयोजकता को जानना है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि Cl का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि Cl का एक परमाणु H के एक परमाणु के साथ जुड़ रहा है, इसलिए Cl की संयोजकता 1 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है H2O का, जिसको हम लोग जल भी कहते हैं। इसमें अगर हमें ऑक्सीजन की संयोजकता को जानना है, यहाँ पे हम लोग फिर से ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ जुड़ रहा है, इस कारण से ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। इस टेबल में कुछ तत्व के नाम और संयोजकता दे रखी गई है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, सोडियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है और कैल्शियम की भी 2 होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।